हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है लेक्चर नंबर 3 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एवरेज और मीन एटॉमिक मास। कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके आइसोटोप होते हैं, जैसे कि क्लोरीन। उनके नेचर में दो तरह के एटम पाए जाएंगे। जैसे क्लोरीन के पाया जाएगा एक 35 मास नंबर वाला और एक 37 नंबर वाला। जो 35 मास नंबर वाला है वो 75% पाया जाता है नेचर में, और जो 37 वाला है वो 25% पाया जाता है। तो ये जो है ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस है, और ये जो है ये मासेस हैं। जो 35 और 37 क्या है, ये मास नंबर है। तो अब हम इसका एटॉमिक नंबर क्या डिसाइड करें, 35 डिसाइड करेंगे, 37 डिसाइड करेंगे। 35 डिसाइड करें क्योंकि इसकी रिलेटिव अबंडेंस या फिर परसेंटेज जो है नेचर में वो ज़्यादा है। क्या हम ऐसा माने? तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हमारे को जो एटॉमिक मास मिलेगा या इनका जो मास होगा वो दोनों का एवरेज होगा। अब वो कैसे निकाला जाता है? उन्होंने कहा जो भी मास नंबर होगा उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस यानी परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट, ऐसे ही 37 वाले को 25 से और डिवाइड कर दीजिए उनकी टोटल रिलेटिव अबंडेंस से, यानी कि 75 + 25, और जो भी आएगा वो क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें नेचर में दोनों मिल रहे हैं एक साथ। राइट, ये 75% मिल रहा है, ये 25% मिल रहा है। तो जो भी मास मिलेगा वो मुझे इन दोनों का एवरेज ही मिलेगा। बट वो किस पे डिपेंड करेगा? उनके रिलेटिव अबंडेंस पे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एवरेज और मीन एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और मीन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, ए एवरेज A1 x1 + A2 x2 + so on डिवाइडेड बाय x1 + x2 + so on। x1 x2 x3 ये सभी क्या है आपकी रिलेटिव अबंडेंस, और A1 A2 A3 क्या है आपका मास नंबर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इनको आइसोटोपिक मास भी बोलते हैं। A1 A2 A3 को आइसोटोपिक। अब डिपेंड करता है कि आपके कितने आइसोटोप्स हैं उस एटम के। चलिए एक सवाल कर लेते हैं। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इफ इट्स अबंडेंस इन नेचर इज 99.76% ऑफ 16O, राइट, 0.04% ऑफ 17O एंड 0.20% ऑफ 18O। राइट, तो ये तीन आपको आइसोटोप्स दिए हैं। तो इनका एवरेज मास कैसे निकलेगा, ए एवरेज, ठीक है, कैसे निकलेगा जी, रिलेटिव अबंडेंस इनटू मास नंबर। तो 99.76 × 16 प्लस 0.04 × 17 प्लस 0.2 × 18 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज 99.76 प्लस 0.04 प्लस 0.20। राइट, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मास आएगा 60। अगर एक एटम का मास होगा तो 16U कह लो या 16 AMU कह लो। अगर एक मोल का मास होगा तो आ जाएगा 16 ग्राम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं एवरेज और मीन मोलर मास की। सपोज आपके पास एक कंटेनर है और उसमें बहुत ही सारे अलग अलग सब्सटेंसेस पड़े हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस पड़े हैं। फॉर एग्जांपल एक पड़ा है 1, 2 और 3। 1 का जो आपका मोलर मास है वो M1 है, 2 का M2 है और 3 का M3 है। और इसके जो मोल्स पड़े हैं वो N1 है, इसके N2 है और इसके N3 है। आई होप आप सभी को क्लियर। तो इन सभी की वजह से एक जो मोलर मास बन के आएगा वो इन सब का एवरेज होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, और उसी को बोलूँगा एवरेज मोलर मास। और उसको कैसे निकालते हैं भाई, द एवरेज मोलर मास ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द कंटेनर, उसको M एवरेज से डिनोट करूँगा। और M1 मोलर मास है, N1 आपके मोल हैं, प्लस M2 मोलर मास है, N2 आपके मोल है, एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। डिवाइडेड बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। M1 M2 आपके मोलर मासेस ऑफ द सब्सटेंस है, एंड N1 N2 आपके मोल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द कंटेनर है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास पे एग्जांपल है। एग्जांपल कहता है व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इफ नेचुरली इट कंसिस्ट ऑफ 75.77% of chlorine 35 atoms with the atomic mass of
34.97 AMU and 24.23% क्लोरीन 37। क्लोरीन 37 कितना है आपका? 24.23%, राइट। ऊपर वाले का जो एटॉमिक मास दिया है यानी क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास दिया है 34.97 टू बी एग्जैक्ट AMU एक एटम का, और जो नीचे वाले का एटॉमिक मास दिया है वो दिया है 36.97 एग्जैक्ट, राइट, एक एटम का। तो आपको क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? ए एवरेज, राइट। वो कैसे निकलेगा आपका? यानी कि परसेंटेज इंटू दिस 75.77 इंटू 34.97 प्लस परसेंटेज इंटू दिस 24.23 इंटू 36.97 डिवाइडेड बाय सम ऑफ परसेंटेज यानी सम ऑफ रिलेटिव अबंडेंस। ये आपकी रिलेटिव अबंडेंस थी ना, तो 75.77 प्लस 24.23, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35.45। किस में आएगी? इन टर्म्स ऑफ AMU। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली है क्या? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ इट। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है आपके पास H2SO4, इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है इस पूरे कंपाउंड में? ऐसे ही इसमें सल्फर की परसेंटेज क्या है पूरे कंपाउंड में? ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है पूरे कंपाउंड में? ये दो तरीके से निकलेगी, एक तो वेट की टर्म्स में, एक नंबर ऑफ एटम्स की टर्म में, राइट। और दोनों ही हम देखेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेट जो निकालते हैं उसको कहते हैं मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। अब मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। क्योंकि परसेंटेज निकाल रहा हूँ इसलिए कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? 100 से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ CH4। सपोज इसमें मुझे निकालना है मास परसेंट ऑफ कार्बन। तो इसमें कार्बन कितने पड़े हैं इस कंपाउंड में? 1 कार्बन है, और एक कंपाउंड में एक मोल में, 1 मोल CH4 में मास ऑफ कार्बन कितना होगा? मास ऑफ कार्बन होगा आपका 12 ग्राम, तो 12 ग्राम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4। मोलर मास ऑफ CH4 कितना आएगा? 12 प्लस 1 इंटू 4 विच इज 16 ग्राम, तो 16 से डिवाइड करूंगा। और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहा हूँ इसलिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से। अब इसको काटा पीटी करूंगा, इसको काटूँ तो ये 3/4 आ जाएगा, और अगर सोल्व करूँ तो ये आ जाएगा आपका 75%। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट हैं या 2 ही एटम हैं, तो एक 75% है, तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा भाई 100 माइनस 75% विच इज़ 25%। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नहीं तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालूंगा? अगर इस फॉर्मूले से निकालूँ तो मैं, वो निकलेगा आपका मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, टोटल एटम 4 हैं, और मोलर मास 16 है, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/16 कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू 100, और ये आ जाएगा आपका 25%। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला डिपिक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन देयर सिंपलेस्ट रेशो। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला डिपिक्टिंग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। और इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन की बात करूं, यानी रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आएगा आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला से आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। उसको अगर मैं उनका रेशो लूंगा तो वो आएगा n के बराबर, और यही क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अभी आपको क्लियर नहीं होगा, बट जब मैं इसको क्वेश्चन से समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्या देखा था? परसेंटेज कंपोजिशन निकाली थी। क्या निकाली थी? कंपाउंड से परसेंटेज कंपोजिशन निकाली थी, राइट। अब मैं इस परसेंटेज कंपोजिशन से कंपाउंड निकालना चाहता हूं। तो जब मैं कंपाउंड निकालूंगा तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं कैसे निकालूंगा कंपाउंड, राइट। और अगर मैं कंपाउंड निकालूं यानी कंपाउंड का फॉर्मूला जो निकालूंगा तो वो कैसा आएगा? तो वो फॉर्मूले 2 तरह के आते हैं, एक आता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक आता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये दोनों ही आपके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला डिपिक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन देयर सिंपलेस्ट रेशो, यानी कि सिंपलेस्ट रेशो में सारे एलिमेंट आपके
होंगे। और मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या होंगे, जैसा उस कंपाउंड के अंदर थे एटम वैसे ही होंगे, जो भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम आपके होंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है C2H6, ये एक कंपाउंड है, राइट। ये मैं मान रहा हूं कि ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लो। ये 2 आ रहे हैं कार्बन और ये 3 आ रहे हैं हाइड्रोजन, तो 2 से अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो कार्बन 1 आ जाएगा और हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3। तो ये आपका क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी सिंपलेस्ट रेशियो में जब एटम होंगे तो उसको कहूँगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। और जो एग्जैक्टली नंबर शो कर रहा होगा C2H6 वो क्या होगा, आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। आई होप आप सभी को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब इसको निकालना कैसे है उसको मैं एक क्वेश्चन से करके बताता हूँ, आपको सबको समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि परसेंटेज कंपोजिशन, मास परसेंट हमने निकाला था, मास परसेंट ऑफ कार्बन इन CH4 निकाला था, वो आया था हमारे पास कितना, 75%। और ऐसे ही हमने क्या निकाला था, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन CH4, वो आया था 25%। और इस परसेंटेज कंपोजिशन से मैं क्या निकालना चाहता हूँ, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना चाहता हूँ। सपोज मुझे पता ही नहीं कि ये CH4 था, राइट। तो कैसे निकलेगा फॉर्मूला, तो सबसे पहले आप लिखिए परसेंटेज कंपोजिशन। एक टेबल बना लीजिए मेरे साथ, वो कितनी है आपकी, कार्बन की है 75 और हाइड्रोजन की है आपकी 25%। सपोज मान लीजिए कि ये जो आपका कंपाउंड था ये आपका 100 ग्राम था, और अगर 100 ग्राम आपका टोटल कंपाउंड है तो आपका मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 100 ग्राम में, अगर वो 75% है तो ये हो जाएगा आपका 75 ग्राम। और हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा आपका 25 ग्राम। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इस मास से आप मोल निकाल लीजिए, तो मोल्स कैसे निकलेंगे आपके, 75 बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विच इज़ 12, और अगर मैं हाइड्रोजन के निकालूँ तो वो आएगा 25/1। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6.25, राइट। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25, यानी कार्बन के 100 ग्राम में मोल है 6.25 और हाइड्रोजन के 100 ग्राम में मोल है 25। अब मैं क्या करूँगा, इन मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो लूँगा, यानी कि जो छोटा है इनमें 6.25 या 25 में जो भी छोटा है, जैसे कि 6.25 छोटा है, उससे मैं इसको और इसको दोनों को ही डिवाइड कर लूँगा। कैसे करूँगा जी, 6.25 बाय 6.25 और 25 बाय 6.25। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और हम देखेंगे कि हमारा वैल्यू क्या आ रही है, तो ये देखा तो ये तो 1 आ गया और ये कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो इससे पता चलता है कि आपके सिंपलेस्ट रेशियो में जो नंबर ऑफ एटम है, कार्बन के कितने हैं 1 है और हाइड्रोजन के कितने हैं 4 है, राइट। तो हमने इसी से स्टार्ट किया था, CH4 देखिए, CH4 की परसेंटेज कंपोजिशन निकाली थी हमने और CH4 ही निकाल लिया, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा एम्पिरिकल, जो भी पहली चीज आएगी वो क्या आएगी हमारी एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलिए एक और सवाल करते हैं, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20% एंड इफ द मोलिकुलर मास इज 30 कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो हमें दे रखा है कार्बन दे रखा है और हाइड्रोजन दे रखा है, तो कार्बन दे रखा है एटम और हाइड्रोजन दे रखा है। कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन 80 दे रखी है और हाइड्रोजन की 20 दे रखी है, राइट। तो अगर मैं मान लूँ जो हमारा कंपाउंड है वो 100 ग्राम का है, तो इस 100 ग्राम में अगर 80% कार्बन है तो मास कार्बन का कितना हो जाएगा 80 ग्राम और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 20 ग्राम। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम कार्बन के मोल निकाल लेते हैं। तो कार्बन के मोल निकालने के लिए मुझे उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा और हाइड्रोजन के निकालने के लिए मुझे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.67 और इसकी आ जाएगी आपकी 20। अब जो भी वैल्यू छोटी है इन दोनों में उससे मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, यानी कि 6.67 से मैं दोनों को ही डिवाइड करूंगा, 20 को भी 6.67 से डिवाइड करूंगा। ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब इस सिंपलेस्ट रेशियो से मेरे को एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, ऐसा फॉर्मूला जिसमें एटम अपने सिंपलेस्ट रेशियो में पड़े होंगे। तो यहाँ पे कार्बन कितना आ रहा है, कार्बन आ रहा है 1
और हाइड्रोजन आ रहा है 3। ये आपका क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालूं तो कार्बन 1 है विच इज़ 12, हाइड्रोजन 3 है तो 1 × 3। आई होप आप सभी को क्लियर होगा और ये आ जाएगा 15 ग्राम। नेक्स्ट आपको एक कंडीशन दे रखी है, यानी कि एक आपको दे रखा है कि मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला आपको कितना दे रखा है, 30 ग्राम। तो आप यहां से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर मास 30 आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास हमने निकाला 15, तो ये आ जाएगा 2। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 की। तो मोलिकुलर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू में 2। जैसे कि आपका आ रहा था CH3, तो CH3 को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका C2H6। यानी कार्बन आपके एक्चुअल फॉर्मूला में कितने होंगे, 2, और हाइड्रोजन कितने होंगे, 6। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। Na is equal to 29.1%, sulfur is equal to 40.5%, and oxygen is 30.4%. Calculate its empirical formula. आपको empirical formula निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए आपको एलिमेंट कौन से दिए गए हैं। आपको सोडियम दिया गया है, आपको सल्फर दिया गया, आपको ऑक्सीजन दिया गया। सोडियम कितना है, 29.1%, आपके पास सल्फर है 40.5, राइट, एंड ऑक्सीजन है आपके पास 30.4%। मान लीजिए आपका जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम का था, 100 ग्राम आपके पास कंपाउंड है। तो अगर सोडियम 29.1% है तो उसका मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम में, 29.1 ग्राम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ऐसे ही सल्फर कितना हो जाएगा आपका 40.5 ग्राम, एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका 30.4 ग्राम। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये 100 ग्राम ही बनेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम, राइट। तो आपके पास 29.1 ग्राम अगर सोडियम का मास है और सोडियम का मोल एटॉमिक मास जो है वो 23 है, तो उसके मोल कितने हो जाएंगे 29.1/23, राइट। ऐसे ही सल्फर का कितना है 40.5 है और इसका एटॉमिक मास 32 होता है, तो इतने मोल उसके आ जाएंगे। और ऑक्सीजन का आ जाएगा 30.4/16। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू कुछ 1.26, इसकी भी आ जाएगी 1.26 एंड इसकी आएगी 1.9 के अराउंड। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट रेशियो। तो जो सबसे कम वैल्यू है इन मोल्स में, इसमें और इसमें, उससे आप तीनों को डिवाइड कीजिए तो आपको 1.26 सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। तो 1.26 से आप तीनों को डिवाइड कीजिए, 1.26 बाई 1.26, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.26 बाई 1.26 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.9 बाई 1.26। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ये भी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5 के अराउंड, राइट। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि आपके सोडियम के कितने एटम हैं 1, सल्फर के कितने एटम हैं 1, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 1.5। आपको इसको होल नंबर में लाने के लिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो Na कितना हो जाएगा आपका 2, S कितना हो जाएगा आपका 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1.5 × 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी Na2S2O3 और यही क्या आ जाएगा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशो में एलिमेंट पड़े हुए हैं, यानी 2:2:3 रेशो में आपके एलिमेंट पड़े हुए हैं, राइट। सो Na2S2O3 इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन की इतनी है, हाइड्रोजन की इतनी है एंड ऑक्सीजन की इतनी परसेंटेज है। द मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 118। कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है तो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा और उसके बाद आपका मोलिकुलर फॉर्मूला निकलेगा। तो आपके पास एलिमेंट कौन से, आपके पास कार्बन है, आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास हाइड्रोजन है, राइट। अगेन आप मान लीजिए आपके पास कार्बन की परसेंटेज कितनी है 40.687, हाइड्रोजन की कितनी है आपके पास 5.085, राइट, एंड ऑक्सीजन इज 54.228। अगेन आप मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम ही है कंपाउंड, तो आपकी 100 ग्राम में कार्बन कितना होगा, जितनी परसेंटेज है उसकी 40.687 इतने ग्राम। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 5.085 ग्राम,
ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका 54.228 ग्राम। नेक्स्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द मास। तो आपके पास 40 ग्राम कार्बन है तो उसमें मोल कितने हो जाएंगे 40.687 ओवर डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, राइट। एंड हाइड्रोजन का कितना है 1 है 5.085 बाय 1, और ऑक्सीजन कितना है 54.228 बाय 16। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.389, ये आ जाएगा आपका 5.085 एंड ये आ जाएगा आपका 3.389। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट रेशो। तो जो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू है उससे तीनों को डिवाइड कर दीजिए। तो इससे डिवाइड कर देते हैं तीनों को, तो इससे इसी को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5.085 को 3.389 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो अगेन ये 1 आएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 1.5, राइट। तो आपके पास कार्बन कितने हैं, कार्बन आपके पास 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपके पास 1.5 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन आपके पास 1 है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C2 आ जाएंगे, H3 आ जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे 2। ये आ गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका निकल गया C2H3O2, और आपको मोलिकुलर वेट आपको दिया है 118 ग्राम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मैं एम्पेरिकल वेट निकाल सकता हूँ, या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकता हूँ। तो कार्बन 2 है तो 12 × 2, हाइड्रोजन 3 है 3 × 1, प्लस में ऑक्सीजन 16 × 2, तो ये आपका आ जाएगा 59 ग्राम। नेक्स्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। एम इज मोलिकुलर वेट ओवर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये आ जाएगा 118 बाई 59 विच कम्स आउट टू बी 2। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो इस 2 से मुझे इस फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो C2H3O2 × 2। तो ये आ जाएगा मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला, जो आएगा क्या C4H6O4। दिस इज योर मोलिकुलर फॉर्मूला। ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला आया है यूजिंग द परसेंटेज कंपोजिशन। चलिए एक और सवाल देखते हैं जो कि परसेंटेज कंपोजिशन पे बेस्ड है। क्या कहता है ये सवाल, क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मटेरियल ऑफ प्लांट्स कंटेन इतने % ऑफ मैग्नीशियम बाय मास। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 5 ग्राम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपके पास 5 ग्राम कॉम्प्लेक्स है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और जो भी कॉम्प्लेक्स है उसमें 3.68% मैग्नीशियम होता है। तो 5 ग्राम कॉम्प्लेक्स में कितना मैग्नीशियम होगा, सबसे पहले हमारा काम यही है। तो 5 ग्राम, तो मास ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, मास ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको दिया है 5 ग्राम, ठीक है। तो 5 ग्राम में मैग्नीशियम, अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम या मास ऑफ मैग्नीशियम इन 5 ग्राम कॉम्प्लेक्स में कितना होगा भाई, इसका 3.68%, तो 5 × 3.68 बाई 100, ये वैल्यू आ जाएगी आप 0.184 ग्राम। इतना आपके पास मैग्नीशियम का अमाउंट है। अब इतने अमाउंट के मोल कितने हो जाएंगे, सो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आपके कितने हो जाएंगे 0.184। एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24 ग्राम, तो इतने तो आ गए आपके मोल। और एक मोल में एटम कितने होते हैं आपके 0.184 बाई 24 इंटू Na, ये क्या आ जाएंगे आपके एटम। सो एटम्स ऑफ मैग्नीशियम आपका इतना होगा। Na क्या है यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। 0.184 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 24। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.046 इंटू 10⁻23 या फिर 4.6। अब ये पॉइंट आप राइट में लेके जा रहे हो तो 10 में से कुछ वैल्यू कम हो जाएगी 10 की पावर में से, तो ये हो जाएगी 21। इतने मैग्नीशियम के एटम्स आपके उस 5 ग्राम कॉम्प्लेक्स में होंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं डेंसिटी की। जो हमारी डेंसिटी होती है वो 2 तरह की होती है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होती है हमारी रिलेटिव डेंसिटी। लिक्विड और सॉलिड के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो होती है आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है हमारी, नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी को ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी
बोलते हैं। रिलेटिव मतलब किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के रिलेटिव। तो हमने पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या माना हुआ है, वाटर। तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज गैसेस के लिए जो हम डेंसिटी यूज़ करते हैं वो है एब्सोल्यूट डेंसिटी, और वो होती मास अपॉन वॉल्यूम ही है। पर अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन जो कि अभी आपने नहीं पढ़ी है वो होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी। एन इज़ योर नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को मैं मास अपॉन मोलर मास से लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जो आपका गिवन मास होगा वो एम होगा और वॉल्यूम होगी वी होगी। तो क्या आ जाएगा भैया आपका एम बाय वी आपका आ जाएगा पी एम बाय आर टी। और यहाँ पे पी क्या है आपका, प्रेशर है। एम क्या है आपका, मोलिकुलर वेट या फिर मोलर मास है। आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट है। और टी क्या है आपका, टेम्परेचर है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दोबारा से मैं बता देता हूँ, हमारे पास दो तरह की डेंसिटी होती है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी जनरली हम गैस के लिए यूज़ करते हैं और लिक्विड और सॉलिड के लिए भी यूज़ करते हैं। वो क्या होता है आपका, मास और मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज गैस के लिए जो एब्सोल्यूट डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है वो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं और चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं वेपर डेंसिटी की। वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रिलेटिव डेंसिटी जो थी वो विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर थी। यहाँ पे जो वेपर डेंसिटी वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस ली गई है। तो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या आ जाएगा भैया आपका, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन से यूज़ करूँ तो डेंसिटी क्या है, पी एम बाई आर टी, राइट। और H2 के लिए भी क्या यूज़ कर सकता हूँ, पी एम बाई आर टी। आर टी और आर टी, पी और पी क्या कर जाएगा, कट जाएगा, राइट। तो आपका ये जो वेपर डेंसिटी है यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ द हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 2 ग्राम। तो ये आ जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस बाय 2। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इस इक्वेशन को आप भूलिएगा मत। मैं फिर से इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आपकी वेपर डेंसिटी क्या है, आपकी डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डी किसके बराबर है आपका, पी एम बाई आर टी, राइट। हमने अभी पढ़ा था ना गैस के लिए हम पी एम बाई आर टी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पी एम बाई आर टी यूज़ कर लिया, पी एम किसका, गैस का, बाई आर टी। और ऐसी सिमिलरली हम हाइड्रोजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, पी एम बाई आर टी, एम किसका, H2 का। ये सेम टेम्परेचर प्रेशर पे ले रहा हूँ मैं इस गैस की भी और हाइड्रोजन के लिए भी। तो पी एम बाई आर टी में पी और टी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर दोनों का रेशो ले रहा हूँ तो क्या चीज़ सेम हो जाएगी, पी सेम हो जाएगी, आर टी सेम हो जाएगा। तो बचा क्या, एम गैस बाई एम H2 जो हमने अभी देखा था। और यहाँ से निकल के आएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस। चलिए इस पर एक सवाल कर लेते हैं। A compound on analysis gave the following result. परसेंटेज ऑफ कार्बन ये है, हाइड्रोजन का परसेंटेज ये है, एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 88। डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो हमें वेपर डेंसिटी दे रखी है कितना, 88। तो मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस कितना हो जाएगा भैया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी विच इज़ 88 इंटू 2, और ये आ जाएगा आपका 176 ग्राम। नेक्स्ट हमें दे रखा है एलिमेंट दिए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, राइट। और कार्बन की परसेंटेज दी है आपको 54.54% और हाइड्रोजन दिया है आपको 9.09%। तो ये दोनों मिलके ही 100 नहीं बन रहा है। तो अगर 100 नहीं बन रहा है, जो तीसरा एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो आपको देखना है कि ऑक्सीजन आपका कितना होगा। तो 100 माइनस 54.54 माइनस 9.09, इतना आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी आपकी 36.37%, राइट। सपोज मैं मान लेता हूँ जो आपका पूरा का पूरा कंपाउंड है वो 100 ही ग्राम था। तो कार्बन कितना हो जाएगा, अगर परसेंटेज उसकी इतनी है 100 ग्राम में, तो इतना ही उसका मास आ जाएगा ग्राम में। हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 9.09 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा आपका 36.37 ग्राम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट द मोल। तो कार्बन के मोल कितने आ जाएंगे आपके 54.54 बाय 12, ये आ जाएंगे। हाइड्रोजन के आ जाएंगे 9.09 बाय 1 और ऑक्सीजन के आ जाएंगे 36.37 बाय 16, राइट। तो ये वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी आपकी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.545।
इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.09 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.27। तो अगर इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू देखूं तो ये है, इसको इसी से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। अगर इस कार्बन के मोल को डिवाइड करूंगा 2.27 से तो 4.545 बाई 2.27 इट विल कम आउट टू बी 2 एंड 9.09 को 2.27 से डिवाइड करूंगा तो इट विल कम आउट, तो ये 4 के बराबर आपका आ जाएगा। तो अगर इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करूं वो आपका आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका आ जाएगा, कार्बन है आपके 2, हाइड्रोजन है आपके 4, ऑक्सीजन है आपका 1। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास की बात करूं अगर मैं तो वो आ जाएगा आपका 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 16, इट विल कम आउट टू बी, ये आ जाएगा आपका 44 ग्राम। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। एन कैसे आएगा आपका, जो मोलिकुलर वेट आया था आपका वो कितना था 176 डिवाइडेड बाय 44, सो इट विल कम आउट टू बी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 के अराउंड। तो आपको एम्पीरिकल फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, टू गेट द मोलिकुलर फॉर्मूला। और अगर मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू C2H4O1, तो ये आ जाएगा आपका C8H16O4। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सो दिस इज योर मोलिकुलर फॉर्मूला यूजिंग द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, विच इज केमिकल इक्वेशन। तो पहले समझ लेते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। ऑल केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग formula of reactant and products. Qualitatively, a chemical equation simply describe what the reactant and products are. However, a balanced chemical equation gives us a lot of quantitative information, mainly the molar ratio in which reactant combine and the molar ratio in which product are formed. तो chemical equation में क्या होगा, आपके पास reactant दे रखे होंगे आपको और product दे रखे होंगे, उनके formula दे रखे होंगे। अगर quantitative की बात करूँ वो डिस्क्राइब करेगा आपको कि रिएक्टेंट कौन होंगे और प्रोडक्ट कौन होंगे। तो रिएक्टेंट आपके एरो के इस साइड होंगे और ये क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट होंगे, राइट। अब दो तरह की केमिकल इक्वेशन होती है, एक होती है अनबैलेंस्ड और एक होती है बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें आपकी क्वांटिटी बैलेंस्ड नहीं होती, जैसे कि इसमें CH4 और O2 आपके रिएक्टेंट है, CO2 प्लस H2O आपके प्रोडक्ट है। तो CH4 और O2 और CO2 प्लस H2O, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, राइट। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, तो हाइड्रोजन आपके दोनों साइड बैलेंस नहीं है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं टोटल, प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड नहीं है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें सभी बैलेंस होगा, तो इस इक्वेशन में देखेंगे तो आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको काफ़ी चीज़ें बताती है, वो बताती है आपके कितने मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि 2 रिएक्टेंट हैं CH4 और O2, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है और क्या देता है, CO2 का 1 मोल देता है और 2 मोल आपको क्या देता है, वाटर देता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मैं मोलर रेशो कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ ग्रेविमेट्री एनालिसिस। बेसिकली स्टोइशियोमेट्री ही अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, स्टोइकियोमेट्री उसी का पार्ट है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हम पढ़ेंगे मास एनालिसिस, मास वॉल्यूम एनालिसिस एंड मोल एनालिसिस एंड वॉल्यूम एनालिसिस। तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मास एनालिसिस। सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो आपको रिएक्टेंट का मास दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा प्रोडक्ट का कितना मास बन रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस पर एक सवाल कर लेते हैं डायरेक्टली और आपको क्लियर हो जाएगा कि मास एनालिसिस बेसिकली है क्या। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन। आपको आयरन का वेट निकालना है, विच विल कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 36 ग्राम ऑफ स्टीम। ऐसा सा कुछ बोल रहा है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ये एक रिएक्शन दे रखी है और इसने पूछा है आयरन का कितना मास लगेगा जिसमें H2O का 36 ग्राम ऑफ स्टीम यूज़ हो रहा है ऑक्साइड बनाने के लिए। तो आपको दे रखा है 3Fe प्लस 4H2O गिविंग Fe3O4 प्लस H2। तो आप अगर इस केमिकल इक्वेशन से देखेंगे तो आप देखेंगे 4 मोल ऑफ H2O रिएक्ट कर रहे हैं किससे, 3 मोल ऑफ आयरन से, राइट।
और आपको दे रखा है 36 ग्राम ऑफ स्टीम, यानी कि 36 ग्राम ऑफ H2O के मोल कितने होंगे आपके, तो वो हो जाएंगे आपके 36 बाय मोलर मास ऑफ वाटर विच इज 18, तो ये आ जाएगा 2 मोल। तो आपके वाटर के मोल कितने दिए गए हैं, 2 मोल। और आपको पता है कि 4 मोल रिएक्ट करके 3 मोल आयरन देता है, राइट। तो यानी कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगा 2 मोल ऑफ वाटर विल रिएक्ट विद 3/2 मोल ऑफ आयरन। और आपको 2 मोल का ही बताना है कि 2 मोल वाटर कितने आयरन से रिएक्ट करेगा, पर उसका वेट बताना है। तो आपको मोल तो पता चल गए, तो आपको पता चल गया 1.5 मोल ऑफ आयरन आपका रिएक्ट करेगा। मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा 1.5 मोल में, तो 1.5 इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन विच इज 56, तो ये आ जाएगा आपका 84 ग्राम। 36 ग्राम ऑफ वाटर के साथ जो रिएक्ट करेगा वो है 84 ग्राम ऑफ आयरन। कितना, 36 ग्राम ऑफ वाटर के साथ जो रिएक्ट करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो कंबशन ऑफ मीथेन हो रहा है, तो मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपको CO2 प्लस वाटर देता है। ये अभी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, तो इसको मैं बैलेंस्ड कर लेता हूँ। तो कार्बन कार्बन 2, 4 हाइड्रोजन इस साइड है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 हो गए हैं, तो आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। आपको वाटर प्रोड्यूस बताना है, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। और आप जब क्या कर रहे हो, 16 ग्राम मीथेन को आप बर्न कर रहे हो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले ये जो मास दिया है इससे मैं मोल निकालूंगा। तो मीथेन का मोलर मास कितना होता है, ये भी 16 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 1 मोल। आपको 1 मोल मीथेन से बताना है कितने मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। तो अगर मैं केमिकल इक्वेशन की तरफ देखूँ तो यहाँ से मुझे कुछ कुछ चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं कि 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है। यानी 1 मोल मीथेन बर्न होता है तो कितने मोल वाटर प्रोड्यूस होता है, 2। 1 मोल मीथेन आपको 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है। तो आपको 1 मोल ही बर्न किया है आपने, तो 1 मोल से कितना बन जाएगा, 2 मोल वाटर। और 2 मोल वाटर अगर मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, वाटर का मोलर मास कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस 16 विच इज़ 18 ग्राम। तो 18 ग्राम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो यह आ जाएगा कितना, 36 ग्राम। 36 ग्राम वाटर आपका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर वो आपसे पूछता कि CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको दिख रहा है 1 मोल CH4 आपका 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करता है। तो 1 मोल ही दे रखा था बर्न करने के लिए, तो 1 मोल ही CO2 प्रोड्यूस होगा। तो CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, तो 1 इंटू 44 कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा आपका CH4, 44 ग्राम। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज, अगर आपको बताना हो कि ये कितने O2 से रिएक्ट करेगा, तो ये 2 मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल O2 मतलब 2 इंटू मोलर मास ऑफ O2 इज 16 दूनी 32, 32 इतना, तो 32 दूनी 64 ग्राम O2 से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि 16 ग्राम CH4 आपका 64 ग्राम O2 से रिएक्ट करता है और 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है एंड 36 ग्राम आपका कितना वाटर प्रोड्यूस करता है, राइट। और इसको अगर मोल्स की टर्म्स में लिखूं तो ये 1 मोल था, ये 2 मोल था, ये 1 मोल था और ये 2 मोल था। ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से भी आपका आ गया था। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। तो आपको मीथेन अगेन बर्न कर रहे होगा और CO2 प्रोड्यूस कर रहे हो और वाटर मिल रहा है। बैलेंस करूँ तो यहाँ 2 यहाँ 2, जो अभी हमने देखा भी था इससे पहले। आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितने मोल मीथेन के लगेंगे। तो आपको ये 22 ग्राम दे रहा है, तो 22 ग्राम के मोल कितने हो जाएंगे, अगर मोलर मास से डिवाइड करूँ तो 44 से डिवाइड होगा, तो ये आ गया 0.5 मोल, राइट। और 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होता है आपका 1 मोल मीथेन से, तो 0.5 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा कितने मोल मीथेन। तो ये लगेगा 0.5 CO2 कितने से आएगा आपका 0.5 मोल ऑफ CH4 से। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। यानी 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, राइट। और अगर मैं इसका अमाउंट निकालूं
तो 0.5 इंटू 16 इट विल गिव यू 8 ग्राम ऑफ CH4, यानी कि 8 ग्राम CH4 को अगर आप बर्न करोगे तो आपको 22 ग्राम CO2 मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज योर मास वॉल्यूम एनालिसिस। बेसिकली क्या है, मान लो सपोज आपको दे रखा है एक KClO3 को हीट करा आपने, तो आपको मिला KCl प्लस O2। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इसको अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। हीट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर सकते हैं। अब आपको दे रखा है कि KClO3 के 122.5 ग्राम आपने क्या करा, रिएक्टेंट लिया था KClO3, और उसको आपने क्या किया, हीट किया। तो आप बताइए ये जो O2 है इसकी वॉल्यूम STP पे कितनी आएगी। तो आपने मास लिया और आपने पूछा वॉल्यूम कितनी आएगी। अब ये कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले इस 122.5 ग्राम का आप मोल निकाल लीजिए। तो आप मोल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मोलर मास भी इतना ही आता, तो यह आ जाएगा 1 मोल, राइट। और आपको पता है 2 मोल KClO3 से 3 मोल O2 बनता है अकॉर्डिंग टू द इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो 2 मोल से 3 मोल बनता है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 3/2 मोल ऑफ O2। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको 1 मोल ही दे रखा है, तो 3/2 मोल ऑफ O2 आपका आ गया। अगर मैं STP की बात करूं तो STP पे जो गैस की वॉल्यूम होती है 1 मोल की, वो होती है 22.4। कुछ बुक लिखती है 22.4, कुछ बुक लिखती है 22.7। तो करेक्ट तो आपका 22.7 है, तो आप 22.7 से ही चलिए। हमने भी आपको 22.7 ही कराया है। तो 3/2 मोल ऑफ O2 है, तो उससे वॉल्यूम कितनी निकल जाएगी, तो 3/2 मोल ऑफ O2, और वॉल्यूम एट STP हो जाएगी 1 मोल की आपकी हो जाएगी 22.4। तो इसको 22.4 से आप क्या कर दीजिए, या 22.7 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वॉल्यूम आ जाएगी ऑक्सीजन की एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और इसकी वैल्यू निकालूं तो ये आएगा 34.05 लीटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और अगर NTP पे बात करूं तो NTP पे 22.4 होती है, STP नहीं NTP आएगा, राइट। और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5 इंटू 22.4 लीटर एट NTP। यहाँ पे हमने 2 मोल ले रखा था, ये थोड़ा अलग है, इस तरफ मत देखिएगा, हमने 122.5 ग्राम ही लेके चले हैं, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 33.6 लीटर एट NTP। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इनटू द रिएक्शन। ऐसा रिएक्टेंट जो पहले ही खत्म हो जाएगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सपोज आपके पास 2 रिएक्टेंट है, A B से रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट C+D देता है, तो ये आपके प्रोडक्ट है, ये आपकी रिएक्टेंट है। A और B जब आपके रिएक्ट कर रहे हैं तो A आपका पहले खत्म हो गया, तो A क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, राइट। अब ऐसा कब होता है, कहते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस, ये बैलेंस नहीं थी, ये अनबैलेंस्ड। When we are dealing with the balanced chemical equation, then if the number of moles of reactant are not in the ratio of stoichiometric coefficient of the balanced chemical equation, then there should be one reactant which should be limiting reactant. चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लेते हैं आपको दिया है कि 1 मोल CH4 आपके पास था और 1 ही मोल आपके पास O2 था, और उनको आपको रिएक्ट कराना था और आपको बताना था कि कितना CO2 आपका बनेगा। तो आपने क्या किया, आपने CH4 की कंबशन रिएक्शन देखी और आपने देखा कि 1 मोल 2 मोल O2 से रिएक्ट करता है और 1 मोल CO2 देता है और 2 मोल H2O देता है। और आपके पास है कितने, 1 मोल CH4 है और 1 मोल ही क्या है आपके पास O2 है, राइट। तो आपने क्या देखा भैया कि जो आपका CH4 है, यानी 1 मोल CH4 आपका 2 मोल O2 से रिएक्ट करता है, यानी कि 1 मोल O2 आपका 0.5 मोल ऑफ CH4 से ही रिएक्ट कर जाएगा, और आपके पास पड़ा कितना कितना है, 1 मोल, यानी कि आपका 1 माइनस 0.5 जो आपका रिएक्ट कर गया CH4 का, तो बचा कितना, ये 0.5 आपका बच गया, और ये 1 मोल ही था, 1 मोल ही आपका रिएक्ट करा, तो ये कितना बचा, 0। तो पहले कौन सा रिएक्टेंट आपका खत्म हुआ, आपका O2 पहले रिएक्टेंट जो है वो खत्म हुआ, तो O2 क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। ये तो था लेंथी प्रोसेस जिससे आप बताएंगे कि कौन सा बंदा पहले ख़त्म होगा, और जो पहले ख़त्म होगा वही क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। पर क्या कोई इजी वे आउट है जिससे हम बता सकते हो कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है?
जो भी आपके मोल गिवन है उसको स्टोइकियो, ये जो भी नंबर होते हैं इनके आगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, ये होते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और यही आपको क्या बताते हैं, मोल्स कितने रिएक्ट कर रहे हैं और कितने फॉर्म हो रहे हैं। तो इन्हीं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है जो भी गिवन मोल है। तो इस एक को 1 से डिवाइड कर दीजिए, इस एक को 2 से। जो भी क्वांटिटी आपकी छोटी आएगी वही क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 1 ही आएगा, इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 0.5 आएगा। तो ये बड़ा है, ये छोटा, तो जो छोटा है वो क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये लिमिटिंग रीजन डिसाइड करेगा बाकी सारी चीज़ें। आपको जो ये CH4 का अमाउंट दे रखा है, ये जो है ये पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि ये सारा का सारा खत्म हो गया, कि यही डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो पहले कंज्यूम हो जाए। दूसरा, लिमिटिंग रिएजेंट वो चीज़ है जो प्रोडक्ट के अमाउंट को भी डिसाइड करेगा, विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो अब ये 0.5 मोल है आपके पास, ये आपके पास 0.5 मोल, यानी कि इससे पता चला आपका बेसिकली ये कम अमाउंट है। इनिशियली आपको कितना दिया था, 1 मोल ही दिया था। तो 2 मोल से 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बन जाएगा, ये 0.5 मोल। और 1 मोल से ये कितना बनेगा, 2 से 2 बन रहा था, तो 1 से ये 1 मोल बनेगा। तो इसने डिसाइड कर दिया आपका कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। और अगर मास में बोलूँ तो 0.5 इंटू 44 ग्राम ये बन जाएगा, और 1 इंटू 18 ग्राम आपका ये बन जाएगा, राइट। तो ये आ गया आपका 22 ग्राम और ये आ गया आपका 18 ग्राम। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रिएक्शन 2C plus O2 gives 2CO is carried out by 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। आपको फाइंड आउट करना है विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड, how many grams of other reactant should be taken so that nothing is left at the end of the reaction। आपको ये चारों चीज बतानी है। तो आपको रिएक्शन दी है 2C plus O2 give 2CO, और आपको दोनों ही रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है, 24 ग्राम इसका दे रखा है और 128 ग्राम इसका दे रखा है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि कोई ऐसा रिएक्टेंट तो नहीं है जो पहले खत्म हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आप जो भी अमाउंट आपको गिवन है उससे आप मोल्स निकालिए। तो मोल्स कैसे निकलेंगे, 24 एटॉमिक मास कार्बन का 12 और 128 एटॉमिक मास O2 का 16 दूनी 32। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये आपके आ गए मोल्स। तो कितने आ गए, ये आ गया आपका 2 मोल और ये आ गए आपके 4 मोल। नेक्स्ट इज आपको चेक करना है कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप चेक करिए। तो आपको स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इनके मोल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2/2 इसको और 4/1 इसको। तो ये वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू 4 आ गई। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, आपकी O2 वाली बड़ी है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, आपका कार्बन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब कार्बन ही जो है वो आपका डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, विच रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस, क्योंकि कार्बन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है यानी वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया। तो O2 आपका एक्सेस में बचा होगा। नेक्स्ट इज हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट। तो अगर मैं गिवन अमाउंट देखूं तो गिवन अमाउंट था 24 ग्राम, इसका 128 ग्राम, इसके 2 मोल थे, इसके 4 मोल थे। इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, राइट। तो ये 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये 4 हैं, 4 माइनस 1 जो रिएक्ट करा, तो ये 3 मोल आपका बच जाएगा। तो कितना रह गया आपका, 3 मोल आपका एक्सेस वाला रिएजेंट रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड, कितने मोल CO बनेंगे, राइट। तो CO जो बनेगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आपका, कार्बन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आपको पता है 2 मोल देता है, 2 मोल C आपका 2 मोल CO देता है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। आपको इसके 2 ही मोल दे रखे हैं, है ना। तो ये कितने मोल बनेगा, 2 ही मोल आपका बनेगा। तो ये 2 मोल आपके CO के बनेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो ये पूछ रहा है कि O2 का कितना ग्राम लिया होता सो दैट कि कुछ भी नहीं बचता आपका एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट का आपका कुछ भी बचता नहीं। तो इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका अगर 1 मोल लिया गया होता
तो आपका कुछ भी नहीं बचता। अगर इसको ग्राम में बात करूं तो इसका मोलर मास आपका कितना है, 32 ग्राम। तो 1 इंटू 32 यानी कि ये 32 ग्राम अगर लिया होता क्या, ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, तो आपका कुछ भी नहीं बचता। आपने 128 ग्राम ले लिया, यही गलती कर दी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये था आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और हमारी वीडियो को प्लीज़ बाकी उन सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, सायोनारा। तो स्टूडेंट, हमारे कुछ चैनल हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की, केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है, तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा, शब बखैर, बाय बाय।